बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर इसकी हम डेफिनेशंस कर रहे थे, उसको हम आगे प्रोसीड करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैंने आपको केमिस्ट्री के बारे में ब्रीफ इंट्रोडक्शन और व्हाट इज़ केमिस्ट्री और केमिस्ट्री में साइंस की क्या डेफिनेशन है, उसको हम लोग कैसे केमिस्ट्री में बिट मोल्ड करते हैं, वो मैंने आपको इसे प्रीवियस लेक्चर में बताया था। आज मैं आप लोगों को टीच करूँगी व्हाट इज़ इनऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और बाकी इसकी ब्रांचेस। ठीक है, लेट्स स्टार्ट विद इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इट इज़ द स्टडी ऑफ द सिंथेसिस, composition, properties and structure of elements and compounds that contain little or no carbon। ठीक है, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर हम लोग ऐसे मॉलिक्यूल्स को, ऐसी चीज़ों को स्टडी करते हैं जिनके अंदर बहुत थोड़ी या बिल्कुल भी कार्बन प्रेजेंट नहीं होती। ठीक है, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर हम लोग उन प्रोडक्ट्स को स्टडी करेंगे जो उन प्रोडक्ट्स की उनकी सिंथेसिस कैसे होती है। ठीक है, वो किन किन मटेरियल से मिलकर बने हुए सिंथेसिस होता है, किसी चीज़ की फॉर्मेशन, कंपोजिशन होता है कि उसमें कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स प्रेजेंट हैं, प्रॉपर्टीज़ होता है उसकी किस तरह की प्रॉपर्टीज़ हैं, उसकी टेम्परेचर, उसका बॉइलिंग पॉइंट, ये सब चीज़ें हम इसमें उसकी प्रॉपर्टीज़ में स्टडी करते हैं। स्ट्रक्चर में हम लोग स्टडी करते हैं कि इसका स्ट्रक्चर किस तरह का है, सॉलिड है, लिक्विड है, गैस है, प्लाज्मा है, वॉटेवर, किस टाइप की इसकी शेप है। और उन तमाम चीज़ों को हम स्टडी करते हैं जिनके अंदर कार्बन नहीं होती है, बिल्कुल नियर अबाउट ज़ीरो कार्बन होती है। एंड इनऑर्गेनिक सब्सटेंस कैन बी कंपोज्ड ऑफ मेटल्स, नॉन मेटल्स और अ मिक्सचर्स ऑफ दीज salts, acids and bases. Inorganic compounds are used as fertilizers, medicines, catalyst, pigments, coating and much more। ठीक है, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर हम मेटल्स को भी स्टडी करते हैं जो ज़ीरो कार्बन के साथ होती हैं, नॉन मेटल्स, देन मिक्सचर ऑफ दीज मेटल और नॉन मेटल का मिक्सचर, सॉल्ट्स, एसिड, बेसेस, इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ये इन तमाम चीज़ों को जिनके अंदर कार्बन प्रेजेंट नहीं होती उनको हम लोग इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर स्टडी करते हैं। और इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स के अंदर आते हैं मोस्टली फर्टिलाइजर्स, मेडिसिन्स, कैटलिस्ट, पिगमेंट्स, कोटिंग एंड मच मोर। फर्टिलाइजर्स आपको पता खादें होती हैं जो प्लांट्स वगैरह को दी जाती हैं, मेडिसिन्स ह्यूमन बींग्स यूज़ करते हैं, कैटलिस्ट ऐसी चीज़ें होती हैं जिनको हम यूज़ करते हैं तो स्पीड अप द रिएक्शन। पिगमेंट्स होते हैं वो कलरिंग एजेंट्स होते हैं, कोटिंग होती हैं, हम लोग मटीरियल्स के ऊपर कोट करते हैं और मच मोर। इन सब चीज़ों को हम लोग वन बाय वन आगे डिटेल में स्टडी करेंगे। अब आती है हमारे पास ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इट इज़ द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री दैट डील्स विद द कार्बन कंपाउंड्स, हाइड्रोकार्बन्स एंड देयर डेरिवेटिव्स। ठीक है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर हम लोग स्टडी करते हैं उनको जिनके अंदर कार्बन कंपाउंड्स प्रेजेंट होती है, मतलब उनके अंदर कार्बन प्रेजेंट होती है। इनऑर्गेनिक के अंदर हमने स्टडी किया नो कार्बन, जबकि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर हम लोग उन प्रोडक्ट्स को, उन चीज़ों, उन एलिमेंट्स को स्टडी करेंगे जिनके अंदर कार्बन प्रेजेंट होती है। अदर दैन द सिंपल सॉल्ट्स लाइक कार्बोनेट्स, बाइकार्बोनेट्स, ऑक्साइड्स एंड कार्बाइड्स। ठीक है, हम लोग इसके अंदर कार्बन्स को और कार्बन से जो मज़ीद डेरिवेटिव्स बनते हैं उनको स्टडी करते हैं। In this branch we study the structure, formation, properties, composition and reactions of carbon containing compound। इस ब्रांच के अंदर हम लोग इस चीज़ को अंडरस्टैंड करेंगे कि जो इनऑर्गेनिक कंपाउंड है उसका स्ट्रक्चर किस तरह का है, उसकी फॉर्मेशन किस तरह से बनी हुई है, उसकी प्रॉपर्टीज़ क्या हैं, मतलब उसका टेम्परेचर, उसकी मेल्टिंग पॉइंट, उसका कलर, वो कितने पॉइंट पे जाके स्टेबल रहता है, कंपोजिशन किस किस मटेरियल से मिलकर बना हुआ है, कौन कौन से केमिकल्स इसमें यूज़ हुए हुए हैं, एंड रिएक्शंस, कौन कौन से रिएक्शंस हम उनके कार्बन के साथ करवा कर न्यू प्रोडक्ट्स बना सकते हैं। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर फाउंड इन ऑल फॉर्म्स ऑफ लाइफ एंड आर एसेंशियल फॉर लाइफ। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो हैं वो, अब हम लोग अगले ब्रांच की तरफ मूव करते हैं, दैट इज़ द इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री। ठीक है, इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री के अंदर हम लोग किस चीज़ को स्टडी करते हैं। नेक्स्ट इज़ द ब्रांच, जो हमारी नेक्स्ट ब्रांच है दैट इज़ द इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री। इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री के अंदर हम लोग किस चीज़ को स्टडी करते हैं। इट इज़ द साइंटिफिक स्टडी ऑफ केमिकल, बायोकेमिकल फिनोमेना दैट अकर्स इन द प्लानट। हमारे प्लानट के अंदर जो भी केमिकल रिएक्शंस हो रहे हैं, जो बायोकेमिकल रिएक्शंस हो रहे हैं, मतलब ऐसे रिएक्शंस जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर होते हैं। बायो का मतलब होता है लाइफ, केमिकल का मतलब होता है केमिकल्स। ठीक है, ऐसे रिएक्शंस जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर होते हैं और इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर हमारे
प्लांट्स, एनिमल्स, बैक्टीरिया, फंजाई, वो सब चीज़ें आती हैं, ठीक है। अब ये जब एक प्लानट में रहते हैं और किस तरह से ये अपने इन्वायरमेंट के साथ इंटरेक्ट करते हैं, इस चीज़ को हम लोग स्टडी करते हैं इन इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री। इन दिस सब्जेक्ट वी विल स्टडी द सोर्सेज, रिएक्शंस, इफेक्ट्स एंड फेट्स ऑफ केमिकल स्पीशीज इन एयर, सॉइल एंड वाटर इन्वायरमेंट्स, ठीक है। किस तरह से हम लोग इसके अंदर स्टडी करते हैं कि क्या क्या सोर्सेज हैं, क्या क्या रिएक्शंस हैं और क्या क्या इफ़ेक्ट्स हैं इन्वायरमेंट के ऊपर, एयर के, सॉइल के एंड वाटर इन्वायरमेंट्स। जब वाटर इन्वायरमेंट कहते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म जो वाटर के अंदर रहते हैं वो किस तरह अपने इन्वायरमेंट के साथ इंटरेक्ट करते हैं। सॉइल के अंदर जो स्पीशीज़ रहती हैं वो किस तरह इन्वायरमेंट के साथ इंटरेक्ट कर रही हैं। इसी तरह एयर के अंदर जो ऑर्गेनिजम्स हैं वो किस तरह और किस टेम्परेचर पर जाकर अपनी इन्वायरमेंट में सर्वाइव करते हैं। विदाउट दिस इट वुड बी इम्पॉसिबल टू स्टडी द इफेक्ट ऑफ ह्यूमन हैव ऑन इन्वायरमेंट थ्रू रिलीज ऑफ केमिकल्स। इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री को पढ़े बगैर हम लोग इस चीज़ को अंडरस्टैंड नहीं कर सकते कि किस तरह जो है हम लोग ह्यूमन बीइंग डिफरेंट केमिकल्स को रिलीज़ कर रहे हैं और वो किस तरह से इन्वायरमेंट के साथ इंटरेक्ट करते हैं। इट हेल्प्स इन अंडरस्टैंडिंग द कॉज, इफेक्ट एंड सोल्यूशन ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ पोल्यूशन। और हम लोग इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री के थ्रू ही हम लोग अंडरस्टैंड कर पाते हैं कि ऐसे क्या कॉजेज़ हैं कि जो ह्यूमन बीइंग्स डिफरेंट केमिकल्स रिलीज़ कर रहे हैं इन द फॉर्म ऑफ ऑक्सीजन, इन द फॉर्म ऑफ एक्सक्रीशन। जो ह्यूमन बींग्स हो गए, डिफरेंट लिविंग ऑर्गेनिजम्स हो गए जो केमिकल्स रिलीज़ करते हैं, किस तरह वो क्या इन्वायरमेंट के साथ रिएक्ट करके क्या वो कॉज करते हैं, उसकी वजह से क्या इफ़ेक्ट्स आते हैं। एंड द सोल्यूशन ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ पोल्यूशन, जो डिफरेंट टाइप ऑफ पोल्यूशन क्रिएट करते हैं उनको हम लोग कैसे सॉल्व कर सकते हैं। ये सब चीज़ें हम लोग स्टडी करते हैं इन इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री। जैसे अब आपको पता है कि गाय वगैरह का जो गोबर है उसको रिसाइकिल करके जाके जब वो रिसाइकिल होता है उससे डिफरेंट प्लांट प्रोडक्ट्स बनती हैं, वो ही रिसाइकलिंग प्लांट्स को दिया जाता है एज अ फर्टिलाइज़र्स। बेसिकली इसी चीज़ को हम लोग स्टडी करते हैं कि किस तरह लिविंग ऑर्गेनिजम्स का वेस्ट इन्वायरमेंट में इंटरेक्ट करता है और किस तरह इन्वायरमेंट जो है लिविंग ऑर्गेनिजम्स के साथ इंटरेक्ट करती है। नेक्स्ट हम स्टडी करेंगे एनालिटिकल केमिस्ट्री। दिस ब्रांच केमिस्ट्री डील्स विद द एनालिसिस ऑफ डिफरेंट सब्सटेंसेस। अच्छा जी, एनालिटिकल केमिस्ट्री के अंदर हम लोग डिफरेंट चीज़ों की एनालिसिस करते हैं, ठीक है। एनालिटिकल बेसिकली निकला है फ्रॉम द वर्ड एनालिसिस, ANALYSIS, एनालिसिस, ठीक है। हम लोग एनालिसिस करते हैं और एनालिसिस का मतलब होता है टू चेक, ठीक है। चेक करते हैं हम लोग चीज़ों को। अब कैसे करते हैं? इट इन्वॉल्व सेपरेशन, आइडेंटिफिकेशन एंड डिटर्मिनेशन ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ कंपोनेंट्स प्रेजेंट इन मटीरियल थिंग्स। जो हमारे पास मटीरियल है उसके अंदर क्या क्या चीज़ें प्रेजेंट हैं उनको हम लोग कैसे सेपरेट कर सकते हैं। अगर एक लोहे का और कॉपर का कोई बर्तन है, हम लोग उसको किस टेक्निक के थ्रू सेपरेट करेंगे, मतलब कैसे आयरन को सेपरेट करेंगे, कैसे कॉपर को सेपरेट करेंगे, कैसे हम उन्हें आइडेंटिफाई करेंगे कि इसमें आयरन और कॉपर प्रेजेंट है, और कैसे हम डिटरमिन करेंगे कि कितनी कितनी परसेंटेज के अंदर इस स्पेसिफिक पॉट के अंदर चीज़ें प्रेजेंट हैं। ये तमाम चीज़ें जो हैं पहले तो थ्रू डिफरेंट एक्सपेरिमेंट्स होती थी, बट नाउ डेज द फील्ड ऑफ एनालिटिकल केमिस्ट्री जनरली इन्वॉल्व द यूज़ ऑफ मॉडर्न एंड सोफिस्टिकेटेड इंस्ट्रूमेंट्स टू एनालाइज द मैटर। बट अब जो है केमिस्ट्री के अंदर मॉडर्न इक्विपमेंट्स आ चुके हैं, बहुत लेटेस्ट मशीनरीज आ चुकी हैं जिनके अंदर हम लोग एलिमेंट का कोई पार्ट एंटर करते हैं और वो हमें उसके बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दे देती है। नेक्स्ट इज़ द बायोकेमिस्ट्री। इट इज़ अ ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री इन विच we understand through chemical processes. It is a study of chemical substance and vital processes occurring in living organism. बायोकेमिस्ट्री जो है इसके अंदर हम लोग अंडरस्टैंड इस चीज़ को देखते हैं कि लाइफ के अंदर जो केमिकल रिएक्शंस हो रहे हैं वो कैसे हो रहे हैं। इट इज़ अ स्टडी ऑफ केमिकल सब्सटेंसेस एंड वाइटल प्रोसेसेस अकरिंग इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स। इसके अंदर हम लोग इसको हाईलाइट कर लेते हैं साथ ही। It is the study of the chemical substances and vital processes occurring in living organisms कि living organisms के अंदर कौन कौन से chemical substances present हैं और कौन कौन से वो chemicals जो हैं वो reaction कर रहे हैं to maintain the life। इनको हम लोग बायोकेमिस्ट्री में स्टडी करते हैं। बायोकेमिस्ट्री इन्वॉल्व इनसाइड द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स सच एज प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स, लिपिड्स, न्यूक्लिक एसिड्स, ठीक है। इसके अलावा भी हम लोग और बहुत सारी चीज़ों की बायोकेमिस्ट्री के अंदर स्टडी करते हैं। नेक्स्ट इज़ द न्यूक्लियर केमिस्ट्री। इन सब के बारे में डिटेल से मैं आपको जो टॉपिक होगा, चैप्टर होगा, उसके अंदर बताऊंगी। अभी आप लोगों ने जस्ट डेफिनेशन को फोकस करना है।
न्यूक्लियर केमिस्ट्री डील्स विद द रिएक्शंस टेकिंग प्लेस इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम। आपको पता है एक एटम होता है, ठीक है, एक छोटी सी डायग्राम बनाते हैं। ये एक एटम है और एटम के अंदर इसका एक न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है सेंटर में, ठीक है, जिसके इर्द गिर्द उसके तमाम इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स वेरियस डायरेक्शंस में, वेरियस पैटर्न में मूव करते हैं, जिसको हम बाद में इन फर्दर डिटेल में स्टडी करेंगे कि कैसे एटम के राउंड अबाउट इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स मूव करते हैं। इन न्यूक्लियर केमिस्ट्री डील्स विद द रिएक्शंस टेकिंग प्लेस इन द न्यूक्लियस ऑफ एटम। कोई भी एटम है उसके न्यूक्लियस के अंदर कौन कौन से रिएक्शन होते हैं उसको हम लोग स्टडी करते हैं। ये एटम है और ये इसका न्यूक्लियस है, अंदर वाला पार्ट। इस न्यूक्लियस के अंदर क्या क्या रिएक्शन हो रहे हैं उसको हम लोग स्टडी करते हैं न्यूक्लियर केमिस्ट्री के अंदर। इट डील्स विद रेडियो एक्टिविटी, न्यूक्लियर प्रोसेसेस एंड ट्रांसफॉर्मेशन इन द न्यूक्लियाई ऑफ एटम्स। इसके अंदर हम लोग स्टडी करते हैं कि न्यूक्लियस के अंदर, ये जो न्यूक्लियस है, इस न्यूक्लियस के अंदर कौन कौन से रेडियो एक्टिव रिएक्शंस हैं, न्यूक्लियर प्रोसेसेस हो रहे हैं और किस तरह एटम जो है, एटम ट्रांसफॉर्मेशन द न्यूक्लियाई ऑफ एटम्स, और हम लोग न्यूक्लियस के एक सिंगल न्यूक्लियाई को एक्सट्रैक्ट करते हैं। न्यूक्लियर केमिस्ट्री हैज़ मैनी एप्लीकेशंस इन एग्रीकल्चर, मेडिसिन, इंडस्ट्री एंड रिसर्च। न्यूक्लियर केमिस्ट्री की बहुत ज़्यादा एडवांसमेंट हैं, इसकी वजह से बहुत सारी न्यू आप लोग एग्रीकल्चर के अंदर वेजिटेबल्स, फ्लावर्स एंड फ्रूट्स बना सके हैं। मेडिसिन के अंदर बहुत ज़्यादा इसका इंपॉर्टेंट रोल है। मशीनरीज जो एंड वर्क कर रही हैं, MRI एंड CT स्कैन और अदर मशीनरीज हैं, स्पेशली इन कैंसर रिसर्च के अंदर न्यूक्लियर केमिस्ट्री का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। इसी तरह इंडस्ट्रीज़ में और रिसर्च के अंदर भी। पॉलीमर्स आर द लार्ज मॉलिक्यूल्स मेड बाय लिंकिंग टुगेदर अ सीरीज़ ऑफ बिल्डिंग ब्लॉक्स। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि व्हाट आर पॉलीमर्स, ठीक है। पॉलीमर्स जो होते हैं ये बड़े बड़े मॉलिक्यूल होते हैं और वो कैसे बनते हैं, जब छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स आपस में एक दूसरे को लिंक करते हैं। लिंक करने के बाद, एक दूसरे के साथ जुड़ने के बाद वो पॉलीमर बनाता है। लेट्स सपोज एक, ये 2, 3, 4 ये सिंगल पॉलीमर है। जब इनको हम लोग डिफरेंट रिएक्शंस के ज़रिए जोड़ देंगे तो ये एक चेन के थ्रू या किसी भी शेप के थ्रू आपस में कनेक्ट हो जाते हैं। इसको हम लोग कनेक्ट होकर बड़े बड़े स्ट्रक्चर्स बनते हैं इसको हम लोग कहते हैं पॉलीमर। और व्हाट इज़ पॉलीमर केमिस्ट्री? पॉलीमर केमिस्ट्री क्या है? Polymer chemistry focuses on the properties, structure and the synthesis of polymers and macromolecules. पॉलीमर केमिस्ट्री के अंदर हम लोग स्टडी करते हैं कि जो पॉलीमर है उसका स्ट्रक्चर क्या है, किस तरह से वो मिलके बना हुआ है, आया वो सॉफ्ट है, हार्ड है, किस तरह का उसका स्ट्रक्चर है, उसकी प्रॉपर्टीज़ क्या हैं उस पॉलीमर की, और उसकी सिंथेसिस क्या है। सिंथेसिस का मतलब होता है प्रोडक्शन, हम उस पॉलीमर को कैसे बना सकते हैं। एंड मैक्रोमोलिक्यूल्स, और कौन कौन से बड़े बड़े सिंगल पॉलीमर मिलके मैक्रोमोलिक्यूल बनाता है। Many materials present in living organisms include protein, cellulose and nucleic acid are naturally occurring polymers. जहाँ पर पॉलीमर इंडस्ट्री के अंदर आर्टिफिशियल चीज़ें बहुत बन रही हैं, वहीं पर जो पॉलीमर्स हैं ह्यूमन बॉडी की या लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर भी प्रेजेंट होते हैं। और उन पॉलीमर्स को हम लोग कहते हैं प्रोटीन, सेलुलोज, न्यूक्लिक एसिड। ये नेचुरली अकरिंग पॉलीमर्स हैं। इनके अलावा और भी काफ़ी सारी ह्यूमन बॉडी में एग्जिस्ट करते हैं, बट यू हैव टू फोकस ऑन दीज पॉइंट्स फर्स्ट। Geochemistry, the study of chemical composition of Earth and its sources. The study of chemical composition of Earth and its sources and minerals is called geochemistry. Geo का मतलब होता है अर्थ या लैंड, जियोग्राफी से निकला है, जियो से हम लोग लैंड को स्टडी करते हैं, ठीक है। सो जियोकेमिस्ट्री इज़ द ब्रांच ऑफ साइंस जिसके अंदर हम लोग स्टडी करते हैं कि अर्थ की, उसके सोर्सेज की, उसके मिनरल्स की केमिकल कंपोजिशन क्या है। मतलब अर्थ पे जितने सोर्सेज हैं, पत्थर हैं, पहाड़ हैं, रॉक्स हैं, मिनरल्स हैं, वो सब किन किन केमिकल से मिलकर बनी हुई हैं। जैसे गोल्ड है, सिल्वर है, वाइट गोल्ड है, प्लैटिनम है, बहुत कीमती पत्थर हैं। ये सब चीज़ें जो हैं हम लोग स्टडी करते हैं इन द सब्जेक्ट जियोकेमिस्ट्री। अपार्ट फ्रॉम इट्स यूज़ इन मिनरल एक्सप्लोरेशन, Geochemical mapping today has application in environmental monitoring, forestry and medicine research. इसी तरह जियोकेमिस्ट्री के बहुत ज़्यादा इन्वायरमेंट को मोनीटर करने में यूज़ होता है। जियोकेमिस्ट्री फॉरेस्ट्री में हम लोग यूज़ करते हैं एंड मेडिकल रिसर्च के अंदर भी जियोकेमिस्ट्री का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है।
Geothermal heat pump uses pump to transfer underground water into buildings during the winter to heat them and summer to cool them. Geothermal heat pumps जो हैं वो एक उनके अंदर एक पंप लगा होता है जो क्या करता है, अंडरग्राउंड वाटर के अंदर हीट को ट्रांसफ़र करता है, जिसकी वजह से सर्दियों के अंदर हीट प्रोड्यूस होती है और गर्मियों के अंदर वही जियोथर्मल पंप अंडरग्राउंड वाटर को ठंडा रखता है। आपने देखा होगा ऐसे पोलर रीजन्स के अंदर जिनके बर्फ़ की लेयर जम तो जाती है, ऊपर ठंडक होती है, मगर अंदर देखें तो टेम्परेचर उसका नॉर्मल होता है, एंड दैट इज़ ड्यू टू द जियोथर्मल हीट पंप टेक्निक. Medicinal chemistry. In this branch of chemistry, the chemist tries to design and synthesize medicines or drugs which are beneficial for mankind. मेडिसिनल केमिस्ट्री के अंदर हम लोग स्टडी करते हैं कि जो केमिस्ट हैं या फार्मासिस्ट हैं वो किस तरह मेडिसिन को बनाते हैं एंड हाउ इट इज़ बेनिफिशियल फॉर मैनकाइंड, वो किस तरह से ह्यूमन बींग्स के लिए फ़ायदेमंद होती है, मेडिसिन कहाँ से डिस्कवर हुई, कैसे वो डिलीवर होती है, कैसे बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब होती है, कौन कौन से रिएक्शंस होते हैं ह्यूमन बॉडी के अंदर टू गिव द इफ़ेक्ट ऑफ द मेडिसिन. इन तमाम चीज़ों को हम लोग स्टडी करते हैं मेडिसिनल केमिस्ट्री. Astrochemistry. Astrochemistry, it is a study of molecules and ions reoccurring in space and interstellar space. अच्छा जी, एस्ट्रोकेमिस्ट्री के अंदर हम लोग उन मॉलिक्यूल्स और आइंस को स्टडी करते हैं जो स्पेस में अकर करते हैं एंड इंटरस्टेलर स्पेस में एग्जिस्ट करते हैं. इन दिस डिसिप्लिन वी स्टडी द अबंडेंस एंड रिएक्शंस ऑफ एटम्स, मॉलिक्यूल्स एंड आइंस इन द यूनिवर्स एंड इंटरेक्शन ऑफ दीज स्पीशीज़ विद रेडिएशन. हम लोग इसके अंदर स्टडी करते हैं कि एटम और मॉलिक्यूल किस तरह हमारे यूनिवर्स के साथ इंटरेक्ट करते हैं और किस तरह रेडिएशंस जो हैं ह्यूमन बीइंग की स्पीशीज़ के ऊपर इफ़ेक्ट करती हैं, या जो रेडिएशन स्पेस से आती हैं किस तरह इफ़ेक्ट करती हैं. जैसे यूवी लाइट है, ठीक है, इट्स अ फॉर्म ऑफ रेडिएशन है. यूवी लाइट आपको पता है बहुत इंपॉर्टेंट होती है, विटामिन डी प्रोड्यूस करती है. ऐसे लोग जिनको विटामिन डी की ऑफन डेफिशिएंसी रहती है दे मस्ट सेट फॉर हाफ एन आवर. आप लोग अगर धूप में बैठते हैं डेली तो आपकी विटामिन डी के अंदर आपकी बॉडी के अंदर विटामिन डी बनना शुरू हो जाती है. इसके मैं आपको बताऊं कि विटामिन डी प्लस यूवी इनका आपस में जो इंटरेक्शन है, हम लोग ये समझते हैं कि हम लोग दिन में जिस टाइम मर्ज़ी बैठ जाएं हमें धूप से रेडिएशंस मिलेंगी, हमें यूवी लाइट मिल रही है. नो, ऐसा नहीं होता. यूवी आपकी बॉडी में विटामिन डी तभी बनता है जब आपकी यूवी लाइट स्ट्रांग होती है. और इसका प्रोसीजर ये होता है कि आपने जब भी धूप में बैठना है आपने कोशिश करें कि वाइट कपड़े पहन के बैठें और वो खुले हों, आपकी टांगें और बाजू जो हैं धूप में एक्सपोज हों, ताकि आपकी बॉडी जो मैक्सिमम विटामिन यूवी लाइट लेकर बॉडी के अंदर विटामिन डी बना सके. अब हमें कैसे पता चलेगा कि किस टाइम में यूवी लाइट ज़्यादा है? तो अब आजकल के दौर में इस चीज़ को देखना कि किस टाइम में यूवी लाइट इंक्रीज़ हो रही है, ठीक है, तो हमारे पास फ़ोन है, फ़ोन के अंदर वेदर आता है, आप उसकी एप्लीकेशंस को डिटेल में खोलें तो आपको वहाँ से पता चल जाएगा कि किस टाइम में यूवी लाइट स्ट्रॉन्ग है. जिस टाइम में यूवी लाइट स्ट्रॉन्ग हो उस टाइम में आप लोग धूप में ज़रूर बैठें टू गेट मैक्सिमम विटामिन डी. सो ये तो हमारी ब्रीफ सी डेफिनेशंस थी रिलेटेड टू केमिस्ट्री. ये तमाम केमिस्ट्री की डेफिनेशंस थी जो मैंने आपको एक्सप्लेन की हैं. नेक्स्ट वी विल गो थ्रू इन द नेक्स्ट लेक्चर विद द स्टेट ऑफ मैटर, जो कि एक अलग टॉपिक है एंड इट्स अ वास्ट टॉपिक. तो हम लोग इसको नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ेंगे. आपने जब भी टॉपिक्स को पढ़ना है अपने फ्रेश माइंड होकर पढ़ना है, और आपने जब भी पढ़ना शुरू करना है आपने सबसे पहले अगर नमाज का टाइम है तो नमाज़ पढ़ के आप फिर अपनी स्टडीज़ को कंटिन्यू करेंगे. आप देखेंगे कि नमाज की बरकत से आपकी स्टडीज़ बहुत अच्छी होंगी और आपका जहन भी बहुत अच्छा चलेगा. एंड कोशिश करें कि आप लोग वज़ू में रहें. वज़ू के बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स हैं हमारी बॉडी के ऊपर. सो इन दिस टॉपिक अगर आपको कोई प्रॉब्लम है, कोई चीज़ समझ नहीं आई, कोई टर्म्स समझ नहीं आई, आप हमें इनबॉक्स के अंदर कमेंट करके उसको पूछ सकते हैं. मीनवाइल, थैंक यू. अल्लाह हाफ़िज़.